और हम फिर आज की क्लास इसके आगे से करेंगे। हाँ, आप में से कोई कुछ बोल रहा है? ओके। तो देखो, पिछली क्लास में हम दो चीजें पढ़े थे कि किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कब कहेंगे और उसकी ट्रूथ वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले या फिर उस सेंटेंस के द्वारा कोई एक फैक्ट को बताया जाए हमें, तो उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। और हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी सेंटेंस एक पर्टिकुलर टाइम पर या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। चलो, तो एक दूसरा सेंटेंस में देता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक सेंटेंस है। अब देखो, इस सेंटेंस को हम पढ़ के ये कह सकते हैं ना कि हमें ये कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो हम इसको देख के कह सकते हैं दिस सेंटेंस इज ट्रू। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है जो एक साथ ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। ये हम कल की क्लास में पढ़े थे, जस्ट एक क्विक रिवीजन है आज के लिए। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम ये डिसाइड कर लिए कि कोई एक सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं, तो उसके बाद हमारा काम होता है कि उस सेंटेंस को हम ट्रूथ वैल्यू असाइन करते हैं। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू इज वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर मैं ये एक सेंटेंस देता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? टी। अगर मैं यहीं पर लिख दूं द सन राइजेस इन द वेस्ट, अब देखो ये एक सेंटेंस तो है कि क्यों, कोई एक फैक्ट बता रहा है, सही है या गलत है उसके बाद हमें डिसाइड करना है। तो ये एक सेंटेंस है जिसको हम ट्रू या फॉल्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये चूंकि सेंटेंस गलत है, इसके लिए जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी ये इसकी फॉल्स एफ हो जाएगी। जो भी सेंटेंस फॉल्स होता है ना, उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ होती है। जो सेंटेंस ट्रू होता है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू टी होती है। चलिए क्विकली, और मैं एक चीज, तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट कहने के लिए हमें ध्यान देना है। सबसे पहला चीज, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सेंटेंस एक स्टेटमेंट नहीं होता है। दूसरा, कोई एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें हमारा कोई इमोशन हो, किसी भी सेंटेंस के थ्रू हम अगर इमोशन व्यक्त करते हैं तो वो सेंटेंस भी एक स्टेटमेंट नहीं होता है। तीसरा, अगर कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, इस सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। तो चलो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब एक मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब आपको ये देखो यहाँ पे ना, ये 1 2 एंड 3, ये चार सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन सभी को देखकर आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस इज स्टेटमेंट और नॉट। अगर ये स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? सो सेंटेंस 1 इज x+6 = 9। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, एक चौथा यहाँ पे मैं लिख दूं आपको कि एक फोर्थ कंडीशन होता है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस भी एक स्टेटमेंट नहीं होता है। ओपन सेंटेंस किसको कहते हैं? कि जब उसकी ट्रूथ वैल्यू अलग अलग टाइम पर चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है ना, x+6 = 9। तो इसमें क्या होगा कि जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे 3 रखेंगे तब तो ये ट्रू होगा। इसी जगह पर हम x की वैल्यू को 4 रख दें तो ये फॉल्स हो जाएगा।
तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसके ट्रूथ वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में चेंज होते हैं उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, और जो भी ओपन सेंटेंस होते हैं वो एक स्टेटमेंट नहीं होता है। सो दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट। और अगर कोई एक स्टेटमेंट नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हम असाइन नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक सेम एग्जांपल मैंने आपको कल भी दिया था क्लास में, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। ये सही है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन ही बता रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहेंगे। तो ये क्या है? यस, दिस इज एन स्टेटमेंट। क्यों? दिस इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, मींस कुछ चीजें ये डिक्लेयर कर रहा है, कोई फैक्ट हमें बता रहा है, और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी दैट इज टी। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इज थर्ड इज प्लीज सिट डाउन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि कोई भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर एक स्टेटमेंट नहीं होता है। तो प्लीज सिट डाउन क्या है? दिस इज अ रिक्वेस्ट, सो दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट। और अगर स्टेटमेंट नहीं है इसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज 6 into 4 is equals to 25। अब ये एक सेंटेंस है जो हमें एक फैक्ट बता रहा है कि 6 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 होगा। अब हमें डिसाइड करना है क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। सेंटेंस ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि एक फैक्ट बता रहा है। अब वो फैक्ट सही है या गलत है उसकी ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम कहेंगे यस दिस इज एन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो है बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 6 into 4 is 24, बट यहाँ पे कह रहा है ये 25 है, मतलब ये फॉल्स है। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? एफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि कोई एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट कब, किसी भी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कब कहते हैं और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है। तो अब हम आज की क्लास देखते हैं। हाँ, कल की क्लास में हम यहाँ पर दो चीजें डिस्कस कर चुके थे कि दो कनेक्टिव्स हम डिस्कस कर चुके थे, एंड और। ये दोनों कनेक्टिव हम कल डिस्कस कर चुके थे, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। जस्ट एक क्विक रिवीजन कि कल की क्लास में हमने ये दो कनेक्टिव्स क्या पढ़े थे। कनेक्टिव्स होते हैं कि दो स्टेटमेंट को जो एक साथ जोड़ता हो। तो अगर किसी दो स्टेटमेंट को हम एंड कनेक्टिव से जोड़ें और हमें पता करना हो कि उस कंपाउंड स्टेटमेंट का, फॉर एग्जाम्पल 6 is an even number. So this is first statement. Suppose this is a statement P and I am writing Q. 2 is a prime number. तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है ना। अब हमें क्या करना है, इस दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ना चाहता हूं तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं ना, 6 is an even number and 2 is a prime number। तो यहां पे देखो ये एंड का हमने यूज किया ना दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ये जैसे हम इंग्लिश में एंड का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में एंड के लिए जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंड। उल्टा भी जब बनाते हैं ना, तो ये एंड का सिंबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि पी एक स्टेटमेंट है और क्यू एक स्टेटमेंट है, अगर मैं मैथमेटिकली इस दोनों को एंड करके लिखूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी एंड क्यू। इसका मतलब है कि पी एंड क्यू, इसको हम पढ़ते हैं पी एंड क्यू। अब देखो, तो इनिशियली हमने P को एक ट्रूथ वैल्यू असाइन किया और Q को एक ट्रूथ वैल्यू असाइन किया। P और Q का ट्रूथ वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर P ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू T होगा, अगर P फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू F होगा। अब उसी प्रकार से P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? तो देखो उसके लिए एक कंडीशन है, P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा ओनली इफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q is true only if both are true। मीन्स P भी ट्रू होना चाहिए और Q भी ट्रू होना चाहिए, तभी P एंड Q की वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी। बाकी सभी केस में ये फॉल्स होगा। आगे मैं एक ट्रूथ टेबल आपको दिखा देता हूं। चलो,
यहां से मैं एक बार रिवीजन करते हुए चलूंगा कि लॉजिक कनेक्टिविटी, हम कल की क्लास में यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लॉजिकल कनेक्टिविटी। तो हम दो कनेक्टिविटी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज कंजंक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया ना, एंड, इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। और इसकी देखो ट्रूथ वैल्यू, मैंने आपको ट्रूथ टेबल अभी बनाना सिखाऊंगा मैं। तो सपोज वी हैव ए स्टेटमेंट P एंड वी हैव अनदर स्टेटमेंट Q, और हमें P एंड Q का एक ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हेडिंग में लिख देंगे P, दिस इज स्टेटमेंट P, दिस इज स्टेटमेंट Q एंड दिस इज P एंड Q। तो सबसे पहला केस लेते हैं, इफ P इज ट्रू, Q इज ऑल्सो ट्रू, देन P एंड Q विल बी ट्रू। यही मैंने आपको बताया था ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिविटी एंड, देन इट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। और इसके ट्रूथ वैल्यू कैसे डिसाइड होगी कि P एंड Q इज ओनली ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, इन ऑल अदर केसेस इट विल बी फॉल्स। मतलब कि बाकी के सभी केस में P एंड Q फॉल्स होगा। जैसे देखो, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P एंड Q भी फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो भी P एंड Q फॉल्स होगा। अगर ये दोनों फॉल है तो P एंड Q विल आल्सो बी फॉल्स। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो स्टेटमेंट का P एंड Q का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, जो बच्चे आज नए जुड़े हैं ना, उनके लिए एक रिवीजन है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़े थे वो है डिसजंक्शन, कि अगर दो स्टेटमेंट को हम और यूज करके कंबाइन करें तो उसको कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का अल्टरनेट मतलब भी क्या होता है, और। तो जैसे P एक स्टेटमेंट है और Q एक दूसरा स्टेटमेंट है, और हमें इस दोनों को जोड़ना है। तो हम अगर P और Q, अगर मैं ऐसे लिखूं P और Q, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं P V Q। सो दिस इज P और Q, इसको हम पढ़ते हैं P और Q। अगेन हम P और Q का ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। तो हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे P लिख देंगे, फिर Q लिखेंगे, एंड देन P और Q लिखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी भी दो स्टेटमेंट को अगर हम और से जोड़ते हैं तो उस केस में क्या होगा, P और Q इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। ये आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है, अगर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, यही एकमात्र कंडीशन है जब P और Q विल बी फॉल्स। बाकी सभी कंडीशंस में P और Q विल बी ट्रू। अब देखो इसी का हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कि क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला केस ये हो सकता है कि P ट्रू है और Q भी ट्रू है। अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो P और Q भी ट्रू होगा। उसी प्रकार से अगर P ट्रू है बट Q फॉल्स है, तो भी P और Q ट्रू होगा। क्यों, कि मैंने आपको बताया ना, एक ही ऐसा केस है जब P और Q फॉल्स होगा, जब P एंड Q दोनों फॉल्स होगा। बाकी के सभी केस में जो P और Q है वो हमेशा ट्रू होगा। ये आपको याद रखना है अच्छे से। इफ द स्टेटमेंट P इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट Q इज ट्रू, देन ऑल्सो P और Q विल बी ट्रू। इफ P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स, देन ओनली P और Q विल बी फॉल्स। तो ये था जहां तक हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। तो जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे, आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस, वेरी गुड। तो चलो अब हम आज डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, जो कि अगला कंडीशन है हमारा, कंडीशनल। कि किसी भी दो स्टेटमेंट को हम पहले तो एंड से जोड़ दिए। अभी तक जो हम पढ़े हैं, एक पहला कंडीशन क्या था, एंड, दूसरा था और। इसको हम कहते हैं कंजंक्शन, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। अब हम तीसरा कंजक्टिव पढ़ेंगे, दैट इज कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन।
सो इफ टू स्टेटमेंट, कोई भी दो स्टेटमेंट है, इफ दे आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिविटी इफ एंड देन, अगर हम इस प्रकार के कनेक्टिव को यूज करते हैं इफ एंड देन, तो हम इसको कहते हैं कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। इसका क्या मतलब है कि इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, देन इफ P देन Q, कि अगर P होगा तभी Q होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, इफ यू स्टडी हार्ड, एक मिनट भैया, चलो एक आप लोगों के लिए लिख जाऊं, इफ इट रेन्स टूडे, इफ इट रेन्स टूडे आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट गो टू स्कूल। देखो इसमें दो सेंटेंस है, पहला क्या है, इट रेन्स टूडे, और दूसरा क्या है, आई विल गो टू स्कूल। अब देखो कि दूसरा सेंटेंस जो है वो पहले पे डिपेंडेंट है, अगर पहला होगा तभी दूसरा होगा, कि अगर बारिश हुई तब आप स्कूल नहीं जाओगे। यहाँ पे जो सेंटेंस पी है क्या, इट इफ इट रेन्स टुडे, मतलब अगर आज बारिश हुई, क्यों क्या है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर आज बारिश हुई तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, P इंप्लाइज Q। अगर इस प्रकार से लिखा है ना, इसको हम पढ़ते हैं इंप्लाइज, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं इफ P देन Q। इफ इट रेन्स टुडे देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ना इफ और देन से, उसको हम कहते हैं कंडीशनल। कंडीशनल क्यों कहते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन होता है जिसके ऊपर दूसरे सेंटेंस डिपेंड करते हैं। तो अब देखो, अगर हम किसी भी सेंटेंस को कंडीशनल यूज करके जोड़ते हैं तो उसके ट्रूथ वैल्यू हम कैसे असाइन करें। देखो उसके लिए हमारे पास क्या नियम है, यहाँ पे देखो ये नियम लिखा गया है आपको, यदि कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is false, means P implies Q will be false only if, एकमात्र कंडीशन है कब, only if P is true and Q is false। अगर ये कंडीशन है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी P implies Q फॉल्स होगा। तो देखो इसका मैं ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाता हूं। सो दिस इज स्टेटमेंट P एंड दिस इज स्टेटमेंट Q। तो हम इस दोनों स्टेटमेंट को फिलहाल कंसीडर करते हैं। तो देखो पहला अगर P ट्रू है, तो मतलब अगर आज बारिश हुई, तो Q भी ट्रू होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जो P इंप्लाइज Q है ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर P ट्रू होता है और Q फॉल्स होता है तो क्या होगा, P ट्रू है, आज बारिश हो रही है, इट रेन्स टुडे, और Q फॉल्स है, तो Q क्या है, नॉर्मली जो हमने Q स्टेटमेंट लिखा है आई विल गो टू स्कूल, तो ये अगर ये ट्रू है तो फॉल्स इसका क्या हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल इज ट्रू, देन आई विल गो टू स्कूल विल बी फॉल्स। तो ये जो है P टेंड्स टू P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बस एक कंडीशन याद रखना है कि if the condition P implies Q is false only if P is true and Q is false। बस एक इसी बात का ध्यान रखना है, और वो कौन सा कंडीशन है, दिस वन। केवल एक ही कंडीशन में ये फॉल्स होगा, बाकी सभी कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो इस प्रकार से भी आप ट्रूथ टेबल बनाने के लिए याद रख सकते हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट में एक कंडीशन याद रखना है, बाकी कंडीशन ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। ये देखो मैं आपको ना एक अलग से ड्रॉ करके बताता हूं कि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल एक टेबल हम बना लेते हैं।
अब ये देखो, सपोज दिस इज स्टेटमेंट P एंड दिस इज Q एंड दिस इज P implies Q। तो इस प्रकार से आपको बोला जाएगा कि मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसमें देखो क्या क्या केस हो सकते हैं। तो हम पहला केस ये मान लेते हैं कि P इज ट्रू, Q इज फॉल्स। दूसरा केस ये हो सकता है ना, एक मिनट, हम इस प्रकार से सिस्टमेटिक लिखेंगे। तो पहला केस ये हो सकता है कि P एंड Q दोनों ट्रू है। दूसरा केस हो सकता है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। चलो एक और दो और रो बना लेते हैं हम। एक है कि P फॉल्स होगा और Q ट्रू होगा, और दूसरा है कि दोनों फॉल्स होगा। टोटल यही 4 कंडीशन हो सकते हैं ना। अब देखो, मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि बस एक ही केस ऐसा है जहां पर P implies Q will be false, बाकी सभी केस में P implies Q will be true। तो सिंपली आपको एक केस याद रखना है, बाकी सभी केस आपका आसानी से बन जाएगा। तो वो कौन सा केस है? इफ P इज ट्रू, मतलब ये यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू हो और ये दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। वो कहां पर है? देखो यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं। देखो, दिस इज द ओनली केस, ये देखो ये वाला केस, ये P ट्रू है, दिस इज ट्रू, एंड Q फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो यहां पर F होगा, बाकी सभी केस में ये ट्रू होगा। तो इस प्रकार से आप ट्रूथ टेबल बनाना याद रख सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो वो इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इसको हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। और इसको ना हम इंग्लिश में अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये ऐसे लिखूं, इसको हम कहते हैं P implies Q, कि अगर P हुआ तो Q होगा। इसको इंग्लिश में हम ऐसे भी कर सकते हैं, P इज सफिशियंट फॉर Q। अगर मैं ये सिंबल लिखूं तो हम उसको इंग्लिश में अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं। P इज सफिशियंट फॉर Q, मतलब अगर P हो रहा है तो Q होगा। Q इज नेसेसरी फॉर P, मतलब कि P के होने के लिए Q का होना जरूरी है। तो ये एक अलग अलग इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जो इसको पढ़ने में हमें मदद करता है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि P implies Q, या फिर इफ P then Q, या फिर इन पांचों में से कोई भी। तो ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, कि जब दो स्टेटमेंट को हम इफ और देन यूज करके जोड़ते हैं तो हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू हम इस प्रकार से बनाते हैं। चलो, तो कंडीशनल स्टेटमेंट आप सभी बच्चों को समझ में आया? आप में से कोई एक ऐसा Yes, बच्चा है sir. जिनको कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, वो आप बताए, आप हैंड रेज करिए। जिस बच्चे को कंडीशनल स्टेटमेंट में कुछ डाउट है, रेज योर हैंड। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो अब हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, दैट इज बाय कंडीशनल। अभी तक तो एक ही तरफ से कंडीशन था ना, कि अगर P होगा तब Q होगा। अब हम पढ़ेंगे बाय कंडीशनल, मतलब दोनों का होना जरूरी है। तो बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिविटी इफ एंड ओनली इफ, अगर किसी दो स्टेटमेंट को हम इस कनेक्टिविटी से जोड़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहेंगे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो दैट फॉर एग्जांपल, you will pass if and only if and only if you score 40 marks। अगर मैं ऐसा कहूं, you will pass if and only if you score 40 marks, कि आप एग्जाम तभी पास करेंगे जब आप
40 मार्क्स लेकर आएंगे। इसमें देखो क्या है, एक पहला स्टेटमेंट पी है, दैट इज यू विल पास। और दूसरा स्टेटमेंट एक क्यू है, वो क्या है, यू स्कोर 40 मार्क्स। तो यहां पे क्या है कि दोनों का होना जरूरी है। तुम आप अगर तुम पास करोगे मतलब आप 40 मार्क्स लेके आए हो, अगर आप 40 मार्क्स लेके आए हो मतलब आप पास किए हो। तो यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q। इस प्रकार के सेंटेंस को हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि P इज स्टेटमेंट, Q इज स्टेटमेंट, और हम इस दोनों को एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं उस किससे, इफ एंड ओनली इफ यूज करके। जब हम इस प्रकार से दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वो इस प्रकार से डबल एरो से, P इफ एंड ओनली इफ Q। और इसको हम पढ़ते हैं P बाय कंडीशनल Q। अब देखो, अब हमारा अगला टास्क क्या है, अगर हम इसको समझ गए हैं कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, तो अब हमारा टास्क यह है कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाएं। तो इसमें भी आपको एक रूल याद रखना है, बाकी सब रूल अपने आप याद हो जाएगा। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का रूल क्या है कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू, इफ P एंड Q हैव सेम वैल्यू। कहने का मतलब है P और Q का दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर सेम होगा तो P इफ एंड ओनली इफ Q की वैल्यू जो होगी वो ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये एक ट्रूथ टेबल है। तो मैंने क्या बोला कि जब जब P और Q की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, तो देखो यहाँ पे देखो P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है ना, तो P इंप्लाइज Q, सॉरी P इफ एंड ओनली इफ Q का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो भी ट्रू होगा। दूसरा केस कहां पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दोनों का सेम है, यहाँ भी P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू F और F है। तो P बाय कंडीशनल Q की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। बस ये दोनों केस याद रखना है। और आपको ये रखना है कि इसके अलावा जो भी कुछ कंडीशन होगा उस केस में P बाय कंडीशनल Q की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। एग्जाम्पल, अगर P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो P बाय कंडीशनल Q की ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स होगी। अगेन, अगर P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू ट्रू है, तो P बाय कंडीशनल Q की वैल्यू भी फॉल्स होगी। ट्रू का एक ही कंडीशन है कि दोनों का सेम ट्रूथ वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके P बाय कंडीशनल Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। बाकी के सभी केस में P बाय कंडीशनल Q का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो किसी भी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू हम इसी प्रकार से निकालेंगे। नेक्स्ट, नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, जस्ट आज एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेगेशन का क्या मतलब होता है, फॉर एनी स्टेटमेंट P there is another statement which is defined to be true when P is false. For example, suppose मैं P एक स्टेटमेंट देता हूं, today is Monday। तो नेगेशन का मतलब होता है कि नॉट P। तो नॉट P का क्या मतलब हो जाएगा, नॉट P विल बी टुडे इज नॉट मंडे, टुडे इज नॉट मंडे। मतलब आज सोमवार है अगर एक स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, आज सोमवार नहीं है। तो अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है तो नॉट P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, F। तो इसीलिए अगर आपको नेगेशन का ट्रूथ टेबल बनाना हो, सिंपल P एंड नॉट P, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं नॉट P। इस प्रकार के जो सिंबल लगे रहेंगे ना किसी भी स्टेटमेंट के आगे, उसको हम कहते हैं नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, और हम इसको पढ़ते हैं नॉट P। तो अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है तो नॉट P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी।
अगर P की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो नॉट P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। तो ये समझ में आ गया कि नेगेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं, 6 × 4 = 24, ये एक स्टेटमेंट है। तो नॉट P क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24। यहाँ पे P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। तो नॉट P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। Yes. तो यही है नेगेशन। तो ये 5 कंजक्शन थे जो हमने अभी पढ़े हैं। ये देखो, ये इसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। हम टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव पढ़े हैं, दैट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल एंड नेगेशन। तो ये पांचों कंजंक्शंस लॉजिक कनेक्टिविटी आप लोगों को समझ में आ गया ना। जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रही है ना। ओके, बहुत बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए आपको कुछ पूछना है। सोनाली, आपको कुछ पूछना है, या रेजिंग योर हैंड। ओके, तो ये हम आज पांचों कनेक्ट लॉजिकल कनेक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब देखो यहां पर क्या है, राइट द ट्रूथ वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। पहला स्टेटमेंट है 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 4 इज अ रैशनल नंबर। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें कौन सा कनेक्टिविटी यूज किया गया है। इसमें एंड कनेक्टिविटी यूज किया गया है ना। तो यहां पे देखो, पहला एक स्टेटमेंट है P, दैट इज 3 इज अ प्राइम नंबर। और दूसरा एक स्टेटमेंट है Q, दैट इज 4 इज अ रैशनल नंबर। और जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज P एंड Q। आपको इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। तो P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, हमने ये पढ़ा था ना कि P एंड Q इज ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, बाकी के सभी केस में फॉल्स हो गए। तो अभी हमें यहां पर देखना है कि P की ट्रूथ वैल्यू क्या है। P की ट्रूथ वैल्यू 3 इज ए प्राइम नंबर, ये सही है, सो दिस इज ट्रू। तो कोई भी स्टेटमेंट जो ट्रू होगा उसकी ट्रूथ वैल्यू T होगी। 4 इज ए रैशनल नंबर, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, यस, सो Q ये भी ट्रू है। तो Q की जो ट्रूथ वैल्यू है वो भी T है। तो अगर P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू T है, तो P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू भी T होगी। तो पहले स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है दैट इज T, ट्रू। तो इसी प्रकार से जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, तो आपको वो ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए, तभी आप किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बता पाएंगे। चलिए हम आगे कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और हम फिर अलग अलग क्वेश्चंस के लिए हम ट्रूथ वैल्यू ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पी पी ये स्टेटमेंट, ऑल। तो आपको हमेशा ये देखना है ना, जहां भी स्टेटमेंट में और हो, जहां भी एंड हो,
मतलब वहां पे और से पहले एक स्टेटमेंट होता है और के बाद एक स्टेटमेंट होता है। तो P इज ए स्टेटमेंट ऑल फ्लावर आर रेड, और Q एक स्टेटमेंट है ऑल काउज आर ब्लैक। ऑल काउज आर ब्लैक। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि पहले ये देखो, क्या स्टेटमेंट P ट्रू है? ऑल फ्लावर्स आर रेड, नो। कुछ कुछ फ्लावर्स रेड से अलग कलर के भी होते हैं ना, येलो कलर के भी होते हैं, कुछ अलग कलर के भी होते हैं। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी F। उसी प्रकार से स्टेटमेंट क्यों है? ऑल काउज आर ब्लैक। क्या सभी गाय की कलर काली होती है क्या? नहीं, किसी किसी गाय की कलर व्हाइट भी होती है, ब्राउन भी होती है। तो ये भी एक स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो इसके ट्रूथ वैल्यू F हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या गया है? व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और Q? मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं ना, P और Q। तो जब सर भी, तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ा। यस, हाँ बोलो, कुछ पूछना है आपको? तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि और स्टेटमेंट के लिए एक ही कंडीशन है, जब P और Q दोनों फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, बाकी सभी केस में वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे P भी फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो P और Q क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक ट्रूथ टेबल बनाना सिखाया था ना, P Q एंड P और Q का। अगर P ट्रू है और Q ट्रू है तो P और Q भी ट्रू होगा। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो भी P और Q ट्रू होगा। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो भी P और Q ट्रू होगा। एक ही कंडीशन ऐसा है, जब दोनों फॉल्स होगा तभी P और Q फॉल्स होगा। बस आपको ये याद रखना है। बस इसी केस में ये फॉल्स होगा, बाकी तीनों केस में ये ट्रू होगा। तो बस किसी भी और स्टेटमेंट के लिए आपको ये कंडीशन याद रखना है, तो आप किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं। चलिए, फिजिक्स एक हम एंड का डिस्कस कर लिए। इंग्लिश बच्चे, अगर आपको कुछ पूछना नहीं है ना, आप अपना माइक ऑफ रखिए। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। चलो अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इफ एंड देन के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ के बाद और देन से पहले जो स्टेटमेंट है वो क्या है? पी, दैट इज मुंबई इज इन महाराष्ट्र। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? देखो, जब भी स्टेटमेंट इफ और देन यूज करके ज्वाइन किया जाए ना, तो समझ जाना कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। और कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल मैंने आपको जस्ट बताया था। और क्यों क्या स्टेटमेंट है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब आपको बताना है कि P इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में एक ही कंडीशन है कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, तभी P इंप्लाइज Q फॉल्स होगा। बाकी के सभी केस में P इंप्लाइज Q क्या होंगे? वो ट्रू होंगे। तो चलो अब हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि PQ क्या है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे P ट्रू है ना, ये सही है, मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्यू, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो क्यू की ट्रू वैल्यू भी ट्रू है।
तो P implies Q will also be true। क्यों? एक ही कंडीशन है जिसमें फॉल्स हो सकता है, बाकी सभी कंडीशन में ट्रू होगा, तो वो इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो जब भी ये दोनों ट्रू होगा तो P implies Q will be true। So the truth value of this statement। विजय सोनवाने, आपका माइक ऑन क्यों है? आपको अगर कुछ नहीं पूछना है तो माइक ऑफ रखिए, बीच बीच में माइक ऑन मत करिए। Therefore, the truth value of this statement, if Mumbai is in Maharashtra, then Delhi is the capital of India, will be true। नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट। ये है हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। हमने 4 अभी पढ़े हैं ना, सभी के एक एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे वाले टॉपिक पे हम चलेंगे। अब हम एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। क्या? मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ सन राइजेज इन द वेस्ट। तो देखो, इस प्रकार के जब है ना इफ एंड ओनली इफ, इसको यूज करके जब हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं ना, इसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होता है वो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है P, दैट इज मिल्क इज वाइट। And Q is another statement, that is the sun rises in the west। तो अब हमें इस पहले P और Q की ट्रूथ वैल्यू पता करनी है। तो P की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल्क इज व्हाइट, तो हमें पता है ना कि दूध का रंग हमेशा उजला ही होता है। तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? T। द सन राइजेज इन द वेस्ट, ये गलत है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। सन राइजेज इन द वेस्ट इज रॉन्ग। सो Q की जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब हमें क्या पता करना है? P बाय कंडीशनल Q। ये मैंने आपको बताया ना कि अगर दोनों की P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है तब ये ट्रू होगी, बाकी फॉल्स होगी। यहाँ पे क्या है? दोनों की ट्रूथ वैल्यू अलग अलग है, P का ट्रू है, Q का फॉल्स है। सो देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P बाय कंडीशनल Q विल बी ट्रू, सॉरी फॉल्स। सो इसका जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्यों? ये दोनों अलग है। अगर ये दोनों सेम होते, अगर ये दोनों ट्रू ट्रू होता तब ये ट्रू होता, या फिर दोनों ये फॉल्स फॉल्स होता तब ये ट्रू होता। बाकी के केस में ये फॉल्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें जो दिया गया है उसमें P ट्रू है बट Q फॉल्स है, देयरफॉर P इफ एंड ओनली इफ Q विल बी फॉल्स। तो इस प्रकार से आपको मैंने 4 लॉजिकल कनेक्टिविटी बताया और उस चारों के एग्जांपल बताया कि किस प्रकार से हम लॉजिकली कनेक्टेड स्टेटमेंट को, उसका हम ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे। चलो अब हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। नेगेशन मैंने बताया ना कि नेगेशन में जो भी चीजें होती है हम उसको नोट कर देते हैं। तो अगर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए और उसका नेगेशन पूछा जाए, जैसे क्या है, अगर P एक स्टेटमेंट है, प्राइस राइजेस, प्राइस इंक्रीजेस, तो नॉट P क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। तो जब भी इस प्रकार से आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाए और उसका नेगेशन पूछा जाए तो सिंपली उस स्टेटमेंट में नोट लगा दो, तो वो उस स्टेटमेंट का नेगेशन हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाए या फिर लॉजिकल कनेक्टेड सिंबल दिया जाए तो उसके ट्रूथ टेबल हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 आप लोग सॉल्व करेंगे
एक्सरसाइज 1.1 के सभी कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ तो हम अब ऐसा करते हैं कि अभी तक हम जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उसके ऊपर हम एक क्विज टेस्ट करूंगा मैं अभी आप लोगों का, और आप सभी लोग उस क्विज का आंसर करेंगे। कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अभी हम जो क्लास में डिस्कस किए हैं ना, आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो अभी जो हम 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े हैं ना, उन सभी के रिलेटेड एक क्विज डिस्कस करेंगे। और हम क्विज इस प्रकार करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिस बच्चे को वो क्वेश्चन आता है वो अपना हैंड रेज करेंगे, और मैं जिसका नाम लूंगा वो उसका आंसर देगा। फिर बाद में मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? तो अब मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आए, जो कल क्लास में नहीं आए थे, पहले क्वेश्चन का आंसर वो बच्चे करेंगे जो कल क्लास में नहीं आए थे, जिनकी आज पहली क्लास है। रेज योर हैंड, कौन आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन दिख नहीं रहा। जस्ट वेट। क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है या फिर दिख ही नहीं रहा? छोटा दिख रहा है सर। सर। क्या? छोटा दिख रहा है सर। ओके ओके, मैं इनलार्ज कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? यस सर। यस, वेरी गुड। तो बताओ कौन बच्चा आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? रेज योर आंसर हैंड, से। रेज योर हैंड। योगिता, आप आज कल क्लास में थे ना? हाँ। नहीं, आप आंसर नहीं करेंगे। जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आया वो आंसर करेगा। अक्षय, आप बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? बी। ऑप्शन बी। ए, बी। 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 सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस क्वालिफाइज एज ए स्टेटमेंट? मतलब इसमें से कौन कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो स्टेटमेंट है? तो आपका आंसर है बी। क्यों? मैंने Yes, sir. आपको बताया था ना कि कोई भी सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो एक स्टेटमेंट नहीं होता है। सो बी इज द रॉन्ग आंसर। सही आंसर कौन बताएगा? एनीवन एल्स? योगिता के अलावा कोई और? प्रदुमन? जी सर। नहीं, मैं चाहता हूं जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं वो बताएं मुझे। ओके योगिता, आप बताओ। आंसर से। यस, सी इज द राइट आंसर। क्यों? देखो, x+6 क्या है यहाँ पे? ये ओपन सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। प्लीज गिव मी योर पेन, ये क्या है? ये एक रिक्वेस्ट है। तो ओपन सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, रिक्वेस्ट, ये सभी क्या होते हैं? ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज ए स्टेटमेंट। सो दिस इज द राइट आंसर।
तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि हम क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। आज की क्लास में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है ना, और स्टेटमेंट कि किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम और से जोड़ते हैं तो उसके ट्रूथ टेबल कैसे पता करते हैं, ट्रूथ वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। रेज योर हैंड जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं। यू हैव टू रेज योर हैंड, आई विल आस्क, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएंगे। यस उज्जवल, उज्जवल सामने आप आंसर बताइए इसका। फॉल्स आएगा सर। क्यों ए आएगा फॉल्स? ओके विजय, क्यों आएगा फॉल्स? सर रीजन? पी ट्रू है, पी ट्रू हाँ है और क्यू फॉल्स है, तो पी का इम्प्लीकेशन क्यू एफ आएगा। नहीं, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हाँ, तो P एंड Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कि P एंड Q ट्रू एक ही कंडीशन में होता है जब P और Q दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू हो गए और यस, तो आंसर इज फॉल्स। फॉल्स। सो दिस इज द राइट आंसर। गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which logical connective produces a compound statement that is false if and only if both individual statement are false। ये मैंने आपको बताया था कि कब ऐसा होता है कि उसके कनेक्टेड सेंटेंस फॉल्स होते हैं, जब दोनों फॉल्स हो। यस ओम बताओ आंसर क्या होगा? डिसजंक्शन सर, मतलब Yes. और में जब दोनों फॉल्स होते तो मतलब वो जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो भी फॉल्स होती है। वेरी गुड। सो डिसजंक्शन मतलब और, तो डिसजंक्शन एकमात्र कंजंक्शन है जब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली फॉल्स हो, तभी डिसजंक्शन फॉल्स होता है। बाकी सभी केस में उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो ट्रू होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q if P is false and Q is true? रेज योर हैंड, कौन बताएगा? ओम, और कोई? रुतिका आप बताओ। इन सभी क्वेश्चंस को ना आप घर पर प्रैक्टिस करिए। बी सर, बी। बी क्यों? रीजन बताइए। आप जब क्लास में कॉपी में लिखते हैं ना, तो उसको देख के भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं क्लास का। आंसर बी सर। बी इज द राइट आंसर। आपको मैंने बताया था ना कि जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो उसमें एक ही केस ऐसा है जब फॉल्स होगा, दैट इज इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। बाकी सभी केस में जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर P फॉल्स है और Q ट्रू है, तो जो ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी वो ट्रू होगी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the source, when is the biconditional statement P biconditional Q is considered true? ये भी सबसे लास्ट कंसेप्ट हम यही पढ़े हैं आज, कि जब बाइकंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब होती है। Who will answer this? प्रद्युमन, और कोई? कल्याणी आप बताओ। कल्याणी राजपूत। ओम, प्रद्युमन के अलावा बाकी जो नए बच्चे हैं उनमें से कोई आंसर करना चाहता है? सी सर। सी क्यों? आंसर, रीजन क्या रीजन है? बाय ओके, कंडीशनल में प्रद्युमन आप बताओ आंसर क्या होगा? प्रद्युमन। सर जब दोनों फॉल्स फॉल्स होंगे तब ट्रूथ वैल्यू टी आएगी। और जब दोनों ट्रू होंगे तो? तब टी ही आएगी। हाँ, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सर आंसर ए आएगा,
Yes. ए इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था ना, किसी भी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जब P और Q दोनों की वैल्यू सेम हो, मतलब अगर P और Q दोनों ट्रू हो या फिर P और Q दोनों फॉल्स हो, दोनों ही केस में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो बाय कंडीशनल इज ट्रू इफ P and Q both have same value, that is both true or both false. चलो, नेगेशन मैंने आपको बताया था ना, किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे लिखते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज का, तो मैं चाहता हूं कि कोई दूसरे बच्चे जो अभी तक एक भी आंसर नहीं दिए हैं वो इसका आंसर करें। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, इसका नेगेशन क्या होगा? नेगेशन में मैंने आपको बताया ना, किसी भी स्टेटमेंट में नॉट लगा दो वो उसका नेगेशन हो जाता है। तो इसका आंसर कौन करेगा? यस, तो ही आप आंसर करोगे इसका। आंसर इज बी। आंसर बी, नो नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। चलो चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। ये नहीं, ये गलत आंसर है। कौन बताएगा आंसर सही क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो हमें, अगर मैं इसको लिखूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल, हम इसके उल्टा ये भी लिख सकते हैं ना कि सम, देखो ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। तो हमें ये इसी सेंटेंस में इसी को चेंज करके नोट लगाना था, तो सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। अगर आपके ऑप्शन में ये होता ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल तो भी आंसर सही होता, लेकिन वो आंसर था ही नहीं यहाँ पे। So therefore this is the right answer for this question. तो ये था जस्ट आज की क्लास का क्विक रिकैप। तो इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे ना, अगली क्लास में आने से पहले हम आज जितना पढ़े हैं सबको दोबारा पढ़ के आइए। क्यों? कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, और हमारे आज क्लास में हम ट्रूथ टेबल हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी फॉर डिफरेंट क्वेश्चन। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी अगली क्लास में आने से पहले आप इन सभी चीजों को रिवाइज करके आएंगे, तब हम आगे क्लास में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो आप आज की क्लास